नमस्कार, दमदार उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो पंचायत चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है और अब तक पूरे प्रदेश में 32,239 नामांकन हो चुके हैं। अब आज से 9 जुलाई तक नामांकन पत्रों की जांच होगी और फिर 10 और 11 जुलाई को नाम वापसी हो सकेगी। इसके बाद 14 जुलाई को पहले और 18 जुलाई को दूसरे चरण के लिए सिंबल मिलेंगे। तो आज नामांकन का आखिरी दिन है। अब देखना होगा आखिरी दिन आज कितने लोगों का नामांकन होता है। तो 14 से 18 जुलाई तक सिंबल मिलेगा, लेकिन उससे पहले आज नामांकन का आखिरी दिन है। और अब तक की बात की जाए तो अब तक कुल प्रदेश में 32,239 नामांकन हो चुके हैं। अब आज से 9 जुलाई तक नामांकन पत्रों की जांच होगी और 10 और 11 जुलाई को नाम वापसी हो सकेगी। इसके बाद 14 जुलाई को पहले और 18 जुलाई को दूसरे चरण के लिए सिंबल मिलने वाले हैं। तो देखिए, तैयारी अब पूरी कर ली गई है और चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहा है उसका पूरा प्रोसेस अगर आपको बताएं तो नामांकन की प्रक्रिया का आज अंतिम दिन है और आज अंतिम दिन देखना होगा कि कितने लोगों का नामांकन होता है। लेकिन अभी तक के अगर नामांकन की बात की जाए तो अब तक कुल प्रदेश में 32,239 नामांकन हो चुके हैं। अब आज से 9 जुलाई तक नामांकन पत्रों की जांच होगी और फिर 10 और 11 जुलाई को नाम वापसी हो सकेगी। पंचायत चुनाव में 3 दिन में 11,000 से ज्यादा नामांकन हुआ। ग्राम प्रधान के लिए 6,351, बीडीसी मेंबर के लिए 2,777 और जिला पंचायत सदस्य के लिए 348 लोगों ने अपना नामांकन किया। नामांकन का आज अंतिम दिन है। और पिथौरागढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर रिटायर्ड आईजी विमला गुंज्याल आज अपना नामांकन भरने वाली हैं। गुंजी से ग्राम प्रधान के लिए वो अपना नामांकन भरेंगी। उत्तराखंड पुलिस में आईजी रही हैं विमला गुंज्याल। दोपहर में धारचूला ब्लॉक में अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। विमला गुंज्याल निर्विरोध चुने जाने की उनकी संभावना काफी ज्यादा जताई जा रही है। गुंजी से आज अपना नामांकन दर्ज कराएंगी विमला। हम आपको बता दें कि वो रिटायर्ड आईजी हैं विमला गुंज्याल और आज वो अपना नामांकन गुंजी से करने वाली है। ग्राम प्रधान के लिए वो अपना नामांकन करने वाली है और बताया जा रहा है कि शायद वो यहां से निर्विरोध चुन ली जाए। और प्रदेश में जहां एक और पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जौनसार बावर के लोग भाईचारे का परिचय दे रहे हैं। कई जगह लोग अपनी सहमति से सिर्फ एक ही उम्मीदवार का नामांकन करा रहे हैं, जिससे निर्विरोध चुनाव जीता जा सके। चक्राता और कालसी विकास खंडों में 50 से अधिक ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रधानों का निर्विरोध जीतना लगभग तय माना गया है। साथ ही कई क्षेत्र पंचायत सदस्य का भी सर्वसम्मति से चुने जाना लगभग तय माना जा रहा है। तो आप देखिए, कई लोगों को लगता है कि कोई एक व्यक्ति ही अगर उनके गांव का विकास कर सकता है तो फिर उसकी जगह पर कोई और विकल्प ना चुनकर सिर्फ एक ही व्यक्ति को, ताकि वहां पर निर्विरोध चुनाव हो सके और जो भी इसमें जीत कर आए वो अकेला ही हो, निर्विरोध चुन लिया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सीएम पद पर शुक्रवार 4 जुलाई को 4 साल पूरे हो गए और इस मौके पर हरिद्वार में बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। हरिद्वार में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 550 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। इनमें 281 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और 269 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया गया। सीएम धामी के कार्यकाल के 4 साल पूरा होने पर सरकार और बीजेपी ने इसे विकास संकल्प पर्व के रूप में मनाया। हरिद्वार में आयोजित विशाल जनसभा में बीजेपी के कई नेता शामिल रहे। सीएम धामी ने ये विकास योजनाएं आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगी। वहीं उन्होंने कहा कि जल्द ही हरिद्वार में हर की पैड़ी कॉरिडोर का काम शुरू होगा। इससे पहले सीएम धामी ने हर की पैड़ी पर पहुंचकर गंगा पूजन भी किया। विभिन्न सेक्टर में हरिद्वार क्षेत्र के लिए लगभग 550 करोड़ से भी अधिक की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। ये सभी परियोजनाएं आने वाले समय में हरिद्वार के लिए विकास के लिए एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर तैयार होगा, आधारभूत ढांचा बनेगा। आने वाले समय में जिस प्रकार से उज्जैन में महाकाल लोक बना है, काशी में काशी कॉरिडोर बना है, उसी प्रकार हरिद्वार और ऋषिकेश में हमारा गंगा का कॉरिडोर बनने जा रहा है। उसका डीपीआर तैयार हो गया।
और सीएम पुष्कर सिंह धामी के बतौर मुख्यमंत्री 4 साल पूरा होने पर कहा कि आज का दिन मेरे लिए विशेष है। 4 साल पहले मेरी पार्टी ने मुझे मुख्य सेवक की भूमिका के लिए चुना था। इन 4 साल में कई चुनौतियां सामने आई, लेकिन हर बार ये सभी चुनौतियां मेरे लिए अवसर बनकर आई। सच में आज का दिन अभी जैसा राम जी ने बताया कि मेरे लिए भी आज ये विशेष दिन है, क्योंकि आज से ठीक 4 वर्ष पूर्व मुझे उत्तराखंड राज्य के मुख्य सेवक के रूप में मेरी पार्टी ने जिम्मेदारी मेरे लिए तय की और इन 4 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से और उनके मार्गदर्शन से अनेकों चुनौतियां हमारे सामने आई और हर बार ईश्वर की कृपा से वो चुनौतियां हमारे लिए अवसर बन गई। उत्तराखंड में 500 से ज्यादा मजारों पर बुलडोजर चलाने के बाद भी राज्य में अतिक्रमण का सिलसिला थम नहीं रहा है। अब धामी सरकार इसे जड़ से खत्म करने के लिए हर जिले में टास्क फोर्स बनाने जा रही है, जो युद्ध स्तर पर अवैध निर्माणों को ध्वस्त करेगी। देखिए सर ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में अब तक 530 से ज्यादा ऐसी मजारें जमींदोज की जा चुकी हैं जो सरकारी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर बनाई गई थीं। लेकिन धार्मिक प्रतीकों की आड़ में जमीन कब्जाने का ये गोरखधंधा अब भी जारी है। गुरुवार को काशीपुर में 5 और अवैध मजारों पर बुलडोजर चला। राजधानी देहरादून में 40 नई मजारें चिन्हित की गई हैं। पछुआदून इलाके में ईदगाह के नाम पर कई बीघा सरकारी जमीन हड़पने का मामला सामने आया है। अब सरकार ने सभी जिलों में विभागीय टास्क फोर्स गठित करने का फैसला लिया है। ये टीमें सरकारी जमीन पर हो रहे हर तरह के अतिक्रमण को चिन्हित करेगी और बिना देर किए ध्वस्त करेंगी। गृह विभाग इस अभियान की रोजाना समीक्षा करेगा। करते हुए जिला स्तर की जो समिति है वो अलग अलग विभागों की निगरानी करेगी और साथ ही में उसकी रिपोर्टिंग यहाँ पे मुख्यालय पे करेगी। जो अन्य विभाग है जो जुड़े हुए हैं इससे, लेकिन उनके पास वो व्यवस्था नहीं है, तो प्रशासन और पुलिस की मदद से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी है। ये तो रहा प्रशासनिक पक्ष, लेकिन इसे लेकर सियासत भी जोर पकड़ रही है। बीजेपी का कहना है कि ये देवभूमि की डेमोग्राफी को बदलने का कुचक्र था जो कांग्रेस शासन के दौरान रचा गया था। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत का कहना है कि बीजेपी को पलायन, बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न नजर नहीं आता। मजार मस्जिद गिनाकर ही बीजेपी मुख्य मुद्दों से ध्यान भटका रही है। और ये दौर ऐसा चला कांग्रेस के जमाने में जिस समय इनकी संख्या बहुत तेजी से, इनकी तादाद बढ़ी है। तो लंबे समय की शिकायतों के बाद और आरक्षित वन भूमि को मुक्त कराने का ये बहुत बड़ा चैलेंज राज्य सरकार के सामने था। मैं धामी जी को बधाई देना चाहता हूँ। कितने स्कूल बंद हो गए हैं उनको नहीं गिना, किन अस्पतालों में डॉक्टर नहीं हैं उनको नहीं गिना, कितने बच्चे बेरोजगार हैं जिन्होंने 8-9 बार परीक्षाएं दे दी हैं लेकिन कहीं कुछ उनका बन नहीं रहा। कितना भ्रष्टाचार बढ़ गया है, कितने अधिकारी उनके घूस लेते पकड़े जा रहे हैं, उसको गिनने का काम नहीं कर रहे हैं। ये सब भाजपा जो है यही गिन करके काम चल रहा है। जब यही गिन करके काम चल रहा है तो उनकी गिनने दी। सूत्रों के मुताबिक गृह विभाग पूरे प्रदेश में धार्मिक प्रतीकों की आड़ में किए गए अतिक्रमण की लिस्ट तैयार करवा रहा है। अभी सिर्फ मजारों पर कार्रवाई हुई है, लेकिन आने वाले दिनों में ईदगाह, मदरसे और अन्य अवैध निर्माण भी बुलडोजर की जद में आ सकते हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। 1 जुलाई को महेंद्र भट्ट को बीजेपी का दोबारा प्रदेश अध्यक्ष चुन लिया गया और इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कई बार भ्रामक खबरें चलाई जाती हैं, लेकिन बीजेपी नेतृत्व जिस पर विश्वास करता है उसको काबिलियत दिखाने का पूरा मौका दिया जाता है, जिसका उदाहरण खुद मैं हूं। सीएम धामी का कहना था कि केंद्रीय नेतृत्व अपने नेताओं के साथ अंगद की तरह पैर जमा कर रखता है। वहीं सीएम धामी के बयान पर हरीश रावत ने तंज कसा और उनका 2017 का दर्द एक बार फिर से उभर आया। उन्होंने कहा कि कई लोग मंत्री पद की आस में थे, कई दिन से उछल कूद मचा रहे थे, लेकिन उनको अंगूर नहीं मिल पा रहे क्योंकि धामी जी ने अंगूर के गुच्छे को और ऊपर टांग दिया है। और हमारे यहाँ संगठन में जब एक बार कोई निर्णय ले लिया जाता है तो व्यक्ति को अपनी प्रतिभा दिखाने का भी पूरा समय दिया जाता है।
उसका उदाहरण मैं आपके सामने हूं। अनेक बार अनेक प्रकार की अफवाहें चलती हैं, अनेक प्रकार का बाजार गर्म होता है, फैब्रिकेटेड न्यूज़ें चलाई जाती हैं, लेकिन हमारा जो नेतृत्व है वो अपने कार्यकर्ता पर पूरा विश्वास रखता है और अंगद की तरह उसके पैरों को जमाए रखता है। उनका हमारे सर पर हाथ होता है, हमारे कार्यकर्ताओं का हाथ होता है भाइयों। वो तो बीजेपी की हकीकत है। आप पूछ लो, कई लोगों के जो मंत्री बनना चाहते हैं वो कई दिनों से उछल कूद मचा रहे हैं, लेकिन धामी जी हैं वो अंगूर के गुच्छे को और ऊपर टांग दे रहे हैं। वो जानते हैं जैसे ये गुच्छा नीचे आया तो मेरा गुच्छा भी गिर जाएगा। और दूसरा जो मुख्यमंत्री वाला गुच्छा है उसको वो ऊपर रहे, जितना ऊपर रहेगा उतना ही जो है उनके जो दूसरे उछल कूद मचाने वाले लोग हैं, अब वो सब कह रही है कि ये पूछ करके देख लीजिए, कई लोग हैं जो अंगूर खट्टे बता रहे हैं। अभी तक लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के प्रोटोकॉल में देहरादून डीएम की शिकायत का मसला शांत भी नहीं हुआ था कि फिर एक बार प्रोटोकॉल में गड़बड़ी हो गई। इस बार नाराजगी केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने जताई, जो शुक्रवार को देहरादून आए थे। हालांकि जब शाम को मंत्री को विदा करना था तो डीएम देहरादून एयरपोर्ट पहुंच गए। देखिए जरा ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में वीवीआईपी को मिलने वाले सम्मान पर अक्सर चर्चा होती है। आरोप लगता रहा है कि जिम्मेदार पदों पर बैठे अफसर वीआईपीज के प्रोटोकॉल और सम्मान को लेकर गंभीर नहीं हैं। अभी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के प्रोटोकॉल का मामला शांत भी नहीं हुआ, वहीं शुक्रवार को नया मामला सामने आ गया। जब देहरादून आए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू एयरपोर्ट पर पहुंचे तो फ्लीट की व्यवस्था को देखकर नाराज हो गए। केंद्रीय मंत्री ने डीएम के बारे में पूछा, लेकिन वो मिले नहीं, एसडीएम भी नहीं आए। सिविल एविएशन समिट के लिए देहरादून पहुंचे मंत्री जब प्राइवेट होटल में पहुंचे तब तक सीएम ऑफिस से लेकर प्रशासन तक मामला पहुंच चुका था। मामला गरमाया तो देहरादून के प्रभारी मंत्री सुबोध उनियाल ने डीएम देहरादून से बात की। डीएम देहरादून ने एयरपोर्ट न पहुंचने की वजह गवर्नर की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल होना बताया। मेरी संज्ञान में आया तो मैंने मालूम किया तो डीएम जो है वो गवर्नर साहब की वीसी हो रही थी, उसमें थे और ये उन्होंने मतलब माननीय मंत्री जी के संज्ञान में विवाद डाल दिया। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री की नाराजगी के बाद फ्लीट की व्यवस्था ठीक की गई। अभी लोकसभा स्पीकर के प्रोटोकॉल में शिष्टाचार न निभाने और फोन न उठाने को लेकर मामला गर्म है। प्रोटोकॉल के एक के बाद एक मामले सामने आने से कहीं न कहीं उत्तराखंड की किरकिरी हो रही है। पहले लोकसभा स्पीकर, फिर केंद्रीय मंत्री, और आगे क्या यही सब कुछ चलता रहेगा या हालात सुधरेंगे, इसको लेकर बहुत गहराई से सोचे जाने की जरूरत है। और इसको लेकर अफसरशाही को भी सोचना होगा कि क्या उन्हें करना है, क्या वो चाहते हैं, और आखिर इस तरह की घटनाएं उत्तराखंड का क्या परसेप्शन दूसरे राज्यों में क्रिएट करेंगी। फिर वो चाहे आंध्र प्रदेश से आने वाले राम मोहन नायडू हो या फिर राजस्थान से आने वाले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। कैमरा से दीपक उपाध्याय के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। कैलाश मानसरोवर यात्रियों का पहला दल टनकपुर पहुंच गया है और इस दल में 13 महिलाओं के साथ कुल 45 यात्री शामिल हैं। टनकपुर पहुंचने पर दल के सदस्यों का स्वागत हुआ। ये पहला मौका है जब मानसरोवर यात्रा टनकपुर के रास्ते से जा रही है। पहला दल आज पिथौरागढ़ होते हुए बेस कैंप धारचूला पहुंचेगा। सभी यात्री कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के दर्शनों के लिए खासे उत्साहित नजर आए। मानसरोवर यात्रा पूरे 5 साल के इंतजार के बाद इस बार सिर्फ 5 दलों को ही वहां पर जाने का मौका मिलेगा। ये 10 जुलाई को लिपुलेख दर्रे को पार कर तिब्बत में पहुंचेगा। कैलाश यात्रियों का पहला दल टनकपुर पहुंचा। 13 महिलाओं के साथ कुल 45 यात्री इसमें शामिल। मानसरोवर यात्रा जो लिपुलेख की तरफ पहली यात्रा जा रही है, पहली ट्रिप, इस ट्रिप में संयोगवश सबसे बुजुर्ग मैं हूँ। एज के हिसाब से मैं बुजुर्ग हूँ सबसे, और संयोग से भगवान ने जो है लॉटरी में मेरा नाम निकाला। 2 दिन के हेल्थ चेकअप में भी मेरे को सफलता मिल गई। संयोग से मैंने अप्लाई किया और पहले ही बैच मेरा नाम आ गया। इतनी बड़ी खुशी है कि मतलब मैं इसको बयान नहीं कर सकता हूँ। बहुत बड़ी कृपा है। और मैं ही नहीं, मेरे साथ के जितने करीब 40-45 लोग हैं, सब बहुत उत्साहित हैं।
और बागेश्वर से खबर लेते हैं, जहां पर आज भारी बारिश का अलर्ट है, जिसको देखते हुए आज बागेश्वर के सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। जिला अधिकारी ने इस आदेश को जारी किया है। तो देखिए, भारी बारिश का अलर्ट है बागेश्वर में और एहतियात के तौर पर आज जितने भी जो आंगनबाड़ी और स्कूल्स हैं उनको बंद करने के लिए कहा गया है। जिला अधिकारी ने ये निर्देश जारी किए हैं। उत्तरकाशी में रविवार को बादल फटने से भारी तबाही हुई। बारिश और भूस्खलन से क्षतिग्रस्त यमुनोत्री हाईवे 6 दिन बाद भी अभी तक नहीं खुल पाया है। हाईवे को खोलने की कोशिश हो रही है। हालांकि सिलाई बैंड के पास तक सभी वॉशआउट रोड को खोल दिया गया है। वहीं ओजरी में भी हाईवे खोलने के लिए दिन रात का इस वक्त काम चल रहा है। आप देखिए कि किस तरह से बादल फटने के बाद वहां पर जो सड़कें थी पूरी तरह से वॉशआउट हो गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे उनको खाली कराया गया है। ओजरी में अभी इस वक्त रास्ता बंद है, लेकिन दिन रात देखकर उसे भी अब साफ करके और दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ पैदल मार्ग को खोल दिया गया। पैदल मार्ग गौरीकुंड के आगे छोड़ी में बोल्डर आने की वजह से बंद हो गया था और इसके बाद यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए यात्रा को रोक दिया गया। हालांकि सड़क खुलने के बाद श्रद्धालुओं को राहत मिली है। वहीं सुरक्षा के लिए पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम को तैनात कर दिया गया है। तो इस वक्त मॉनसून पीक पर है और ऐसे में देहरादून नगर निगम का नया नोटिस लोगों के गले नहीं उतर रहा है। शहर में 36 ऐसी बिल्डिंग है जो 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है और उसके आसपास के रहने वालों को इलाका छोड़ने का नोटिस अब दे दिया गया है। देखिए सर ये रिपोर्ट। देहरादून में 100 साल से भी ज्यादा पुरानी ऐसी बिल्डिंग चिन्हित की गई है जहां कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। ये पुरानी इमारतें शहर के बीचों बीच मुख्य बाजारों में आए दिन दिखती है, लेकिन ताजुब इस बात का है कि नगर निगम के अधिकारियों की नजर साल भर इन पर नहीं जाती, लेकिन ठीक बरसात के वक्त नगर निगम के सोए हुए अधिकारियों को इनकी याद आ जाती है। अब मॉनसून में मुद्दा फिर उठा है। इन बिल्डिंग के आसपास रह रहे लोगों को यहाँ से हटने को कहा गया है, जिसके बाद लोगों में गुस्सा है। सरकार को ये समझ में आया है कि जी ये बिल्डिंगें खाली करनी है, ये चीज़ पहले होनी चाहिए थी। तो जिन लोगों को ये परेशानी हो रही है उस चीज़ का समाधान पहले निकालना चाहिए था। ये चीज़ें पहले होनी चाहिए। ये देखना चाहिए कि कौन से गिरासू भवन हैं, कितने लोग उसमें रह रहे हैं, क्या नियम कायदे कानून कहते हैं। ये नहीं कि रातों रात आप उनको नोटिस जारी करके बोल दें कि आप इसको खाली करिए। ये कतई नहीं होना चाहिए। वहीं देहरादून के मेयर का कहना है कि समय समय पर पहले भी नोटिस भेजे गए हैं, लेकिन लोग कोर्ट चले जाते हैं, इसलिए दिक्कतें आती हैं। देखिए, पहले से क्या है कि इसमें कानूनी विवाद चल रहे हैं और उसके चलते हुए जो हम नोटिस भेजते हैं तो किसको दिया जाए, मतलब उसमें कई जो है उसमें हकदार सामने आ जाते हैं। तो ऐसे में हमने उनको कहा है कि भाई इसमें कोई आबादी ना हो, ये सुनिश्चित हमने किया है और अब बहुत जल्दी हम इसमें कार्रवाई करने का हमने मन बना लिया है। वैसे ये अकेले देहरादून का मामला नहीं है। प्रदेश भर में ऐसी कई बिल्डिंग हैं जहां कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है, लेकिन समय पर जागने के बजाय अधिकारी इंतजार करते हैं किसी घटना के घटने का और उसके बाद शुरू होती है लीपापोती। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है और कांवड़ियों के रूट पर पड़ने वाली दुकानों के मालिकों को नेम प्लेट लगाने के आदेश दिए गए हैं। फिर भी कई जगहों पर चोरी छिपे दुकान के मालिकों के नाम पर खुलासे हो रहे हैं। न्यूज़ 18 की टीम हरिद्वार जिले में हरिद्वार हाईवे पर गुप्ता चाट भंडार में पहुंची, लेकिन अंदर पेमेंट का स्कैनर गुलफाम नाम से सामने आया। वहीं पुलिस अब मामले में कार्रवाई की बात कह रही है। ये दुकान किराए पे दे रखी है। अच्छा, आपने दुकान में किराए पे दे रखी है? ये किराए पे दे रखी है। अच्छा, लेकिन बाहर से क्योंकि लोग अगर रुकेंगे तो गुप्ता चाट के नाम से रुकेंगे। हाँ, वो बात सही है, जब पेमेंट करने जाते हैं तो वो बात आपकी सही है, सब कुछ आप सही कह रहे हैं। हम तो बंद करवा दें, ऐसी कोई बात नहीं, बंद करा देंगे। नहीं, बंद कराने वाली बात नहीं है। हाँ, आपने तो काफी देर से चलाया हुआ हाँ, हम हमारा अपना ही है, हमारे पास कोई सब लड़के है, ऐसी बात कोई नहीं है। वो जो परिसर का मालिक है और दुकानदार दोनों को थाने लेकर के उनसे पूछताछ की जा रही है। प्रकरण में जो आगे लीगल कार्रवाई की जा सकती है वो हम करेंगे, क्योंकि इसमें क्या वेरिफिकेशन के इन पे या किस इन पे वायलेशन हुआ है उस पर हम एक बार जांच करके आकर लीगल कार्रवाई करें।
और कांवड़ यात्रा शुरू होने में अब मात्र हफ्ते भर का समय रह गया है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन अब अंतिम रूप से तैयारियों में इस वक्त दे रहा है। वहीं कांवड़ को लेकर धामी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया, जिसमें कांवड़ रूट पर होटल ढाबों पर खाद्य सामग्री बेचने वालों को फूड लाइसेंस लेना जरूरी होगा। वहीं बिना लाइसेंस के खाद्य पदार्थों को बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी और साथ ही साथ जुर्माना भी लगाया जाएगा। अंदर मेरे पास खाने वाने का होगा सिस्टम, वेजिटेरियन, बिल्कुल वेजिटेबल प्योर। फूड लाइसेंस वगैरह आपने लिया है? फूड लाइसेंस मेरा अप्लाई हुआ है। फूड लाइसेंस मेरा कावड़ से पहले आने वाला है। ये कावड़ की तैयारी चल रही है, अब भोलों के लिए अपना सारी व्यवस्था कर रहे हैं। मैं भोलों के लिए कम से कम रखते हैं, बिल्कुल जितना कम से कम होता है उतना कम से कम रखते हैं। कावड़ में हमारी और कम रेट लिस्ट बनती है। सर अभी 2 महीने हुए हैं हमारे को, और ये मालिक है नंगला इमरती के हैं, ये नफीस, तो उनसे हमने किराए पे लिया, और एक मेरा भांजा है दिनेश। तो आपको कैसा लगा कि हरियाणा से यहाँ के सिर्फ कावड़ियों के लिए या नहीं सर, कावड़ियों के लिए नहीं, हमने तो ये 5 साल के लिए किया हुआ है। जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है, उसको लेकर पुलिस और प्रशासन लगातार तैयारियों में जुटा है। जिस तरीके से धामी सरकार ने साफ दिशा निर्देश दिए हैं कि जो कांवड़ पटरी पर या कांवड़ हाईवे पर जो भी दुकानें होंगी उनका फूड लाइसेंस होना जरूरी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये ढाबे यहाँ पे संचालित हो रहे हैं। इनको खास तौर पर दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जिस तरीके से यहाँ पे शिव भक्त रुकेंगे उनका भोजन किस तरीके का होगा, क्या इन होटल ढाबों में बनेगा, उसको कितनी शुद्धता होगी, साफ सफाई की किस तरीके की व्यवस्था होगी, वो साफ दिशा निर्देश धामी सरकार ने दिए हैं, ताकि जो शिव भक्त हैं, करोड़ों की संख्या में हरिद्वार जल लेने शिव भक्त आएंगे, उनको कोई परेशानी ना हो। और ये खास तौर पे मैं उसी रूट पे अभी खड़ा हूँ जहाँ से शिव भक्त गुजरेंगे। तो कहीं ना कहीं जो धामी सरकार की जो व्यवस्था है, जो खास तौर पे जो होटल ढाबे संचालित करने वाले जो संचालक हैं, उनके लिए खास दिशा निर्देश दिए गए हैं कि यदि वो इस नियम का पालन नहीं करते हैं, उनके पास जो फूड का लाइसेंस नहीं पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसे जुर्माना भी दिया जाएगा। मनोज जयाल, न्यूज़ 18 रुड़की। और आपको दिखाते हैं पुष्कर सिंह धामी की एक तस्वीर। देखिए, चंपावत में है वो, और इस वक्त सुबह सुबह का वक्त है। हल जोतते दिखाई दे रहे हैं क्योंकि इस वक्त धान की बुआई चल रही है बहुत ज़्यादा जगह पर। और देखिए, सीएम धामी का ये भी रूप आप देखिए कि किस तरह से बिल्कुल हल जोतते दिखाई दे रहे हैं। खेत में हैं, बिल्कुल कीचड़ कादों में, और वहाँ पर लोगों के साथ, क्योंकि अभी धान की बुआई हो रही है कई जगहों पर हमने देखा है। और यही मौसम है, बरसात के मौसम में, जहाँ पर आप देखिए कितने ऐसा लग रहा है कि हमेशा से कहते आए हैं कि किसान के बेटे हैं, गांव में उनका जन्म हुआ, गांव में पले बढ़े, और इसलिए बड़े अच्छे तरीके से वो धान की बुआई भी इस वक्त बाकी लोगों के साथ करते दिखाई दे रहे हैं। तो पुष्कर सिंह धामी चंपावत में है, और चंपावत से ये तस्वीर पुष्कर सिंह धामी की आम लोगों के बीच में मौजूद हैं, और किस तरह से धान रोप रहे हैं। पूरे कपड़े पर उनके कीचड़ लगा हुआ है, लेकिन देखिए कितनी तन्मयता के साथ और बिल्कुल मगन होकर धान की रुपाई करते हुए आम लोगों के साथ दिखाई दे रहे हैं। जो ग्रामीण हैं, जो किसान हैं, वो भी बेहद खुश हैं सीएम को देखकर, और सीएम भी काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं उनके साथ काम करके। और अभी हमने देखा कि किस तरह से हल भी चला रहे थे, और सारे ग्रामीण भी बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की का ये भी एक अलग ही रूप है। हालांकि हमने देखा है कि अक्सर जहाँ भी वो जाते हैं तो जो आम लोग हैं, ग्रामीण हैं, मॉर्निंग वॉक करते दिख जाते हैं, उनके साथ बातचीत करते दिखते हैं, चाय पीते दिखते हैं। और आज तो वो खेतों में उतर गए, धान की बुआई हो रही है, और इसी दौरान उन्होंने भी वहाँ पर हल चलाया और साथ ही साथ धान की बुआई की है। अगर ऑडियो आए तो ऑडियो अगर सुना सकते हैं तो ज़रा ऑडियो भी सुनाए। तो खेत में हल चलाते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप देख सकते हैं। इस वक्त बारिश का वक्त है और ये धान बुआई का सबसे उत्तम समय होता है। लोग अपने अपने खेतों में धान बुआई करते हैं। और आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब चंपावत में थे तो मुख्यमंत्री ने हमेशा से कहा है कि वो गांव के बेटे हैं। और देखिए कितनी खुश हैं महिलाएं भी जो वहाँ पर हैं अपने बीच में मुख्यमंत्री को पाकर। और जिस तरह से महिलाएं वहाँ पर धान बो रही थी तो मुख्यमंत्री ने कहा कि आपके साथ मैं भी थोड़ा धान बो लेता हूँ। और ये तस्वीर जरा
देखिए, जब धान की बुआई होती है तो लोकगीतों की भी परंपरा है। दमाऊ वहां पर बजाया जा रहा है और वहां पर लोकगीत गाए जा रहे हैं। सुनते हैं जरा। पुष्कर सिंह धामी अक्सर देखा जाता है कि जब भी वो कहीं पर दौरे पर रहते हैं मुख्यमंत्री, तो वहाँ पर मॉर्निंग वॉक करते हुए रहते हैं, बच्चे दिखते हैं, जो महिलाएं दिखती हैं उनसे बातचीत होती है। और आज तो खेतों में मौसम भी खुशगवार है, धान की रुपाई हो रही है, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इन ग्रामीणों के साथ आज धान रुपाई की। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे 8 बजे की बड़ी खबरों के साथ।